यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, आपका धर्म के प्रति प्रेम, रुझान, तत्वज्ञान की रुचि, सदाचार, संयम, विरक्ति, सब कुछ देखकर मन बाग बाग तो हो ही उठता है। जितने जन भी मिलते हैं आपके बारे में बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं। माहौल होने में वास्तव में एक संघर्ष की भी जरूरत है और एक चुनौती भरा रास्ता भी है। मैंने ये देखा है, गुरुकुल बनाने में दाम लगता है, बट माहौल खड़ा करने में दम लगता है। दम वो पैसे के बल पर हो जाता है। 10-20 सेठियों को पकड़ो, उनका भी काम निकल आता है, उसमें बरसा देते हैं। लाइफ मेकिंग कुछ पाथ बन नहीं पाती उसमें। जीवन के निर्माण का कोई स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो पाता उसमें। ये कमरे है, ये रूम से, ये बाथरूम से। आजकल जो पेरेंट्स आते हैं उनको देखना पड़ता है ये सब। हमें कमरे दिखाओ, बाथरूम्स दिखाओ, बेड्स दिखाओ, ये दिखाओ। ढांचा देखकर तुम क्या समझ जाओगे? गुरुकुल देखना है तो वहां के अधीक्षक प्राचार्यों को देखा जाना चाहिए। वहां के सिलेबस को क्या पढ़ाया जाता है, और बैठकर देखना चाहिए क्लासों में निरंतर कब क्या पढ़ाया जाता है। क्लास एग्जैक्टली कितने बजे चालू होती है, एग्जैक्टली कितने बजे बंद होती है, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। गुरुकुल किसी वास्तु का नाम हो ऐसा साधारण जन समझते हैं, वो हमारा गुरुकुल है। अरे इट्स नॉट अ हाउस, इट्स अ होम। गुरुकुल वो नहीं है, गुरुकुल ये है। गुरुकुल वहां के पढ़ाने वाले गुरुओं की टीम है। उपचार से उनके द्वारा जिन्हें शिक्षार्जन किया जा रहा है वो विद्यार्थियों का समूह है गुरुकुल। गुरुओं की कुल परंपरा ऐसी ही चलती रहती है। गुरु शिष्यों को नीचे देते रहते हैं, वे नीचे पास ऑन करते हैं। देखते ही देखते पूरे समाज में यह वातावरण, यह सुगंध फैल जाता है। ये है इसकी ताकत और ये है इसकी जादू। खैर, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, बहुत अच्छा योग बना। आपके माता पिता को तो बहुत साधुवाद के पात्र है। उन्हें इस उपयुक्त समय पर लगा कि उपयुक्त स्थान पर दाखिल करें, और शक्ति प्रमाण काफी कुछ झंझटों से तो आपने मुक्ति पाई। घर पर रहकर वही झंझट है, वही विपत्तियां है। एक विपत्ति जाती नहीं, दूसरी विपत्ति आकर खड़ी होती है। वही कल वही कलुस्ता, और बर्तन को बर्तन बजेगा। अड़ोसी है, पड़ोसी है, मोहल्ला है, सब है। दुनिया से दूर यहाँ पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, और यहाँ पर केवल शुद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने का आपका योग बना। आप काफी झंझटों से बच गए। वैसे जीवन झंझटों का आगार होने पर भी बुद्धिपूर्वक हमें तो चाहिए, हम फिजूल में तो नए संकट माथे पर ओढ़ न लें।
कल की भाषा में फटे में तो टांग न उलझाए। आवी पड़ीला प्रसंग तो भले ही ठीक है, बट खड़ा करेलो प्रसंग तो आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु है हमारे जीवन में। एक तो ये है कि हम गूंगे, बहरे और अंधे होकर जिए। हमें कुछ दिखता नहीं, हमने कुछ सुना नहीं और हमें कुछ भी बोलना नहीं। बात एक। दूसरी, बिना जरूरत के सलाह भी किसी को नहीं देनी चाहिए। बहुत सलाह मांगने की विनती होने पर भी जरूरी नहीं आप सलाह दो। नेक्स्ट, आपको दोषारोपण आप पर किया जा रहा हो, आपको गलत सिद्ध किया जा रहा हो, तब भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जरूरी नहीं समझे कि हम एक एक चीज का स्पष्टीकरण दें। स्पष्टीकरण देने की जरूरत महसूस नहीं होना गंभीरता की चरम सीमा है। Why should I justify? Why should I? इतनी कमजोरी और कचास कहाँ है? इतनी सी भी आंच नहीं दिखनी चाहिए। तो समझ लेना, हम उम्मीदवार हो सकते हैं उस रेस। वारिशेन पर आपत्ति आई बच्चों, आप जानते हैं कौन वारिशेन बच्चों? कौन वारिशेन? श्रेणिक के पुत्र वारिशेन। यह अमावस्या सॉरी ये 14 की रात को आत्मध्यान कर रहे थे जंगल में, और उन पर किसी ने, कोई चोर ने अपनी जान बचाने के लिए, जब उसके पीछे लगी थी पुलिस, जान बचाने के लिए उन्हीं के सामने सब जेवर डाल दिए। पुलिस ने अंधेरे में इनको पकड़ ले गए। दूसरे दिन राजा के सामने खड़ा कर दिया गया। राजा कौन? हमारे पिताजी। बट यहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी होगा। माय डियर सन, यू आर नो मोर अ सन नाउ इन माय कोर्ट। दिस इज नॉट द कोर्ट, दिस इज नॉट अ फील्ड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड अ सन। यहाँ पर एक राजा है और एक अपराधी खड़ा है। एनीवे, हैव यू एनीथिंग टू से? कुछ कहना है तुम्हारे पक्ष में? कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई समाधान नहीं, कोई अपील नहीं, बोलने को अवसर दिया जा रहा है। नथिंग टू से। आप आपका काम करिए। वारिशेन, और आप जानते हैं उन पर सूली लटकाने का हुक्म जारी हुआ। वे जानते थे कानून यहाँ के लोग नहीं बनाते। कानून लोकोत्तर सिद्धांत है, इसलिए यहाँ के लोगों के हाथ में ये सब कुछ हुआ नहीं करता। किसी को लटकाना, किसी का लाइफ बनाना, किसी का लाइफ मिटाना, कठपुतलियां हो सकती है। ये सब ये उन्हीं के धागे दौरे हैं, कर्म फिलोसॉफी के। हमारे ललाट पर लिखी जो बात है उसको कोई चेंज कर सकता नहीं। यह पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कः क्षमा। बहुत सुंदर है। यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कः क्षमा। भर्तृहरि के वैराग्य शतक का एक छंद है, शानदार छंद। यू शुड रीड इट। प्रसंग आएगा तो मैं कभी लूंगा इसे। जो लिखा है उसको कौन टाल सकता है? अब लिखने की यहाँ पर कहा बात है। नसीब उनके भी होते जिनके हथेलियां नहीं होती। हथेलियों पर मत जाओ गालिब। शिरपाल राजा, उन्हें कुछ कहना ही नहीं है कोर्ट में। उन्हें भांड सिद्ध किया गया धवल सेठ आदि शत्रुओं के द्वारा।
राजा ने कहा कुछ कहना हो तो कहिए। वो कुछ नहीं कहता। अरे दोना सफाई कुछ दोना पत्नी ने आकर कहा। अरे इनको कहा सफाई दे हम, इतना कहा है, जो होगा देखा जाएगा। ओह, मैंने सुंदरी को भी चैलेंज दिया गया, जीवन को कम झंझटों का बनाने के लिए कुछ उपाय यहाँ पर सुझाए जा रहे। वैसे श्रीमद जी का एक बोल इस समय स्मरणीय है, जीवन छोटा है, जंजाल बड़ा है। जंजाल को घटाओगे तो यही जीवन बड़ा दिखने लग जाएगा। उलझिए मत, इतनी सी बात। 10 दिन के मेहमान जगत जन, बोली बिगाड़े कौन सो। हम तो बैठे अपनी मौन सो। 10 दिन हमें निकालने हैं यहाँ पर, किस किस से क्या क्या क्या। नहीं, मैं सुधार के रहूंगा, मैं सीधा करके रहूंगा। अरे छोड़ यार, तुम्हारे अपना तुम्हारा सीधापन चला जाएगा, उसको सीधा करते करते। छोड़ो ना ये इन बातों को, बी फोकस्ड। मैं मेरा काम देखता, मुझे ये नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं। ये कुछ जीवन ठीक करने की ओर ये उपाय है। कुछ शंका करने सहज एक शंका पूछिए, यह संसार यदि विपत्तियों से ही भरा है तो एक दिन हम शब्दकोश टटोल रहे थे, तो उस शब्दकोश में, बोलिए जरा बच्चों, I came across one word and that was संपत्ति। तो फिर ये चीज क्या है जिसे लोग संपत्ति कहते हैं? इसे कहते ही संपत्ति इसीलिए है कि भैया इसमें तो विपत्ति नहीं है, इसको जो अंगीकार करेगा उसको तो विपत्ति नहीं है। उसके उत्तर स्वरूप एक श्लोक आज बोला जा रहा है, और आचार्य देव कह रहे हैं जिसे तुम संपत्ति समझ रहे हो, कुछ मूर्खों ने मिलकर ये तय किया कि लेट अस कंसिडर दिस टू बी ए संपत्ति। कंसिडरेशन का ही है ना ये सब। एक बार की बात है, एक 2000 लिखी हुई एक कागज का पत्ता was turned as 2000 rupees note. Is that a note even now? No, it's no more a note. ये तो हम डिसाइड करते हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा। संपत्ति धन, अज्ञानी को ये लगता है धन है तो फिर काहे की आपत्ति। उसके फलस्वरूप ये श्लोक आज बोला जा रहा है, और आचार्य देव कह रहे हैं तुम उसे संपत्ति कह रहे हो। लोक में कहा जाता होगा क्योंकि किसी मात्रा में वो थोड़ा सा प्रतिकूलताओं को डाइल्यूट करता नजर आता होगा, बट आज इसकी पोल खोलकर रख देंगे। ये क्या पोल खोलेंगे? जिसे लोग संपत्ति कहते हैं ना, उसमें ऐसा क्या है कहते हैं, उसको लॉजिकल या सिद्ध किया जाएगा कि वो संपत्ति भी सचमुच विपत्ति है। फिर वो जो बीमार आदमी है ना, बीमार, उसे टीबी बीबी हुआ था, उसे मिलने के लिए एक दिन एक अजनबी आया, महीने भर से लेटा था, बेड रिडन था महीने भर से। बस अभी 2-5 दिन से थोड़ा थोड़ा पानी इनटेक चालू हुआ था, बाकी लंघन पर ही था। अचानक एक जन आया और उसने कहा एक दिन, ओ हो, बेचारे को कुछ खिलाओ यार, कुछ दे दो इसको, हलवा वगैरह दे दो, इसको कुछ दे दो। तो जो मरीज था बेड रिडन लड़का,
उसके वो तो अपने घर पर ही था, उसको तो अजनबी मिलने आया था, उसकी निगाह में अजनबी था। वो उसके पिता का कोई पुराना दोस्त होगा। तो पिताजी वही बैठे थे उस बच्चे के पास में। पिताजी ने विषय को डाइवर्ट किया, डाइवर्ट करके फिर उसको बाहर लेके गए और बाहर ही उसको फेयरवेल देकर उसको आ गया अंदर। बच्चे ने ये कहा पापा जी को, पापा जी कम शक्तिहीन सा बना था लड़का। उसने कहा पापा जी ये आदमी क्या कह रहा था? उसने सुन लिया था ना हलवे के बाद, और खाने की इच्छा उसको हो भी रही थी, लेकिन वो एक लंघन की ट्रीटमेंट के अंतर्गत चल रहा था। वो एक ट्रीटमेंट है, वो स्वयं एक दवा है। क्या क्या? लंघन। लंघन, व्हाट इज लंघन? भोजन न करना, दैट इज लंघन। आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा उपाय बताया जाता है, बीमार है क्या किया जाता है? लंघन। प्राकृतिक चिकित्सा मानी जाती है, गाय भैंस यही करते हैं। तो बार बार पूछने लग गया पिताजी को, तो पिताजी ने इतना ही कहा, टाल दिया कहकर। और क्या कहा टालते टालते? अरे कुछ नहीं किया तो छोड़ दो, अरे कुछ नहीं, छोड़ दो। जब बार बार कहने लग गया, पूछने लग गया वो लड़का, क्यों पूछ रहा था बार बार वो लड़का? उसे खाने की इच्छा हो गई थी। तो उसके पापा ने उसको कान में आकर एक ही लाइन कही, क्या कह रहा था पापा? क्या कह रहा था पापा? तो उसने कहा बेटा वो तुम्हारे मौत का पैगाम लाया था ना, विल यू शट अप? अभी मुंह बंद करेगा, क्योंकि अभी हलवा खाएगा तो तुम गारंटी से ये जहर का काम करेगा, क्योंकि इंद्रियां इतने दिन से थोड़ी शिथिल हुई है, अभी तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। यू शुड स्टार्ट विद मूंग का पानी, थोड़ा लिक्विड, समझ रहे? उसमें भले ही थोड़ा कुछ और चीजें डाल सकते हैं, बट ऐसा ही इंटेक चलो, क्योंकि हलवा थोड़ा पाचन को थोड़ा भारी कर सकता है, भारी पड़ सकता है, तो अभी नहीं। वो उसको किसका काम करेगा? ये आज एकदम दिया हुआ ज्यादा घी किसका काम करेगा? जहर का काम करेगा, जहर का। वो दिखता है ऐसा, लेकिन फिर वो जहर का काम करेगा। तुम्हारा अज्ञान मोह है ना, वो देखने नहीं देता उसको, इतनी सी बात है। ये नीचे की लाइन कह रही है। नीचे की लाइन क्या है? पढ़िए। स्वस्थ मन्य जनो कोपी ज्वरवान इव सर्पिशाम। अर्थ समझ में आ रहा है? स्वस्थ मन्य जनो कोपी ज्वरवान इव सर्पिशाम। क्या है? सर्पिशा। ओके। ज्वरवान जीव है ना, ज्वरवान, उसे मैं स्वस्थ होऊंगा। स्वस्थ मन्य जन कोपी, कोई आदमी मैं स्वस्थ होऊंगा ये सोचकर यदि घी खाए तो उसे वो जहर का काम करेगा। ज्वरवान इव सर्पिशा। कितने जन समझ रहे नीचे की लाइन? अभी कहना क्या चाह रहे हैं आचार्य देव? आचार्य देव ये कहते जिसे तुम संपत्ति कहते हो, आओ थोड़े उसके पन्ने पलटते हैं। वो काहे की संपत्ति? जिसे कमाना कष्टवर्धक है, जिसे सुरक्षा करना कष्टवर्धक है, और ये सब होने पर भी वो मिटेगी जरूर। कहां सुख दिखता है तुम्हें? दूरर्जैन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिनाम। धन की 3 क्वालिटीज। कौन सी 3 क्वालिटी? दूरर्जैन सुरक्षेण, अर्जन करने में दुखरू,
रक्षा करने में दुख रूप, पैसा कमाने में दुख, उसकी सुरक्षा में दुख, और बावजूद इसके नाश भी होगा, मतलब उसकी उत्पत्ति, उसका बना रहना और उसका नाश, इन तीनों अवस्थाओं में जीव तो दुखी रहता है। कौन से एंगल से भैया, तुम्हें कौन से एंगल से संपत्ति दिखती है? एक बार पूर्ण छंद श्लोक हम पढ़ेंगे। दूरर्जैन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यजनं कोऽपि ज्वरवान इव सर्पिषा। ऊपर से वह हलवा जो पाचन होने में ज्यादा भारी है, ऐसी चीज ऊपर से अच्छी दिखने पर भी वह करेगी तो जहर का काम। ऊपर से दिखती होगी ये धन दौलत ठीक ठाक, बट तुम बताओ तो कौन से एंगल से ये ठीक है? हम प्रैक्टिकली इसे समझेंगे जितना भी टाइम हमारे पास है। पहले तो इसका इक्वेशन क्या होगा, मुझे ये बताइए जरा, कोई इक्वेशन क्या होगा इसका? बोलिए, क्या सोचा है? चलिए मैं आपको 10-20 मिनट दे देता हूं, फिर बाद में बताएंगे। क्या अभी कोई बताएगा? अभी तो एक ही हाथ ऊपर है, वैसे बता दीजिए, फिर मैं बाद में पूछ लूंगा एक बार। ठीक है, आप मुझे बाद में बता देना सोच कर। अभी कुछ हम स्टडी करेंगे बच्चों। अब हम कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, मैं आपकी सहायता लूंगा इसके लिए। हेडिंग होगा धनार्जन में विपत्ति, आने वाली विपत्तियां। अभी इसमें दो सेक्शंस बनने चाहिए जहां तक मैं समझता हूं। धनार्जन में आने वाली प्रतिकूलताएं, विपत्तियां, दुख को बताने में हमें दो प्रोसेस पहले बताने पड़ेंगे। वे कौन कौन से बच्चों को ही मुझे बताएगा? वाह, दिस वॉज वन ऑफ माई पार्ट्स, बट इसे मैं बाद में खोलने वाला, अभी नहीं। बट ये अच्छा रहा, शाबाश, आप एक पॉइंट ले सकते हैं। मैं इस पर फोकस करूंगा एक 15 मिनट बाद, प्लीज रिमाइंड मी। और कुछ कहां से धन ले रहे, सोर्स नहीं, ही इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग इट सीम्स। बोलो। कष्ट तो है, उसको कैसे खड़ा करेंगे अभी टॉपिक को? सी नाउ, आपको पहले तो ये कहना पड़ेगा, एजुकेशन जो आप ले रहे हो, आप यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट। आप क्यों पढ़ रहे हो वैसे? पढ़ क्यों रहे हो? ज्ञानार्जन के लिए या धनार्जन के लिए? जितनी एजुकेशन सिस्टम है आज की, वो टोटली आउटडेटेड है। जीवन सीखने के इसमें कोई फंडामेंटल्स सिखाए नहीं जाते हैं। हिस्ट्री में सिखाया जाता है। हिस्ट्री जो आप लोगों की है वो बिरबल अकबर वाली है, सब वो औरंगजेब शिवाजी वाली है, डिशम वाली है। उस इतिहास से हमारा क्या बनेगा? कभी किसने आकर राज किया, किसने कभी लूटपाट की, कब क्या किया, कब क्या किया। बट टाइम इज चेंजिंग नाउ। अभी तो डेमोक्रेसी हो गई है, लोकशाही हो गया है, संविधान है अपना स्वतंत्र। व्हाट हैव वी टू डू विद दैट हिस्ट्री टुडे? ये सब हुआ, ये किले को देखकर आज क्या होगा?
जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है अभी। पहले तोपें चलती थी, सब चलता था, अब कहाँ क्या बात है, रिमोट कंट्रोल से खेल खत्म है। बताओ। तो इतिहास पढ़कर सच बोल रहा, आप सही मायने में फायदा क्या होने वाला है आपको? लिटरली कोई फायदा नहीं, राइट। रही होगी तारारा ने, उस तारारा का क्या करना, क्या कर लेंगे उसका? उसने औरंगजेब को चकमा दिया, जो भी कुछ हुआ, अब क्या करेंगे उसका? इज शी रिलेवेंट टुडे? ठीक है, राइट। किसी का रिलेवेंस नहीं आज। एनीवे, प्रथमानुयोग यदि होता तब तो कोई बात होती है हिस्ट्री में, जिसमें यह बताया जाता है यह सब दुख रूप है और इस प्रकार जीव बड़े बड़े राजा महाराजा भी विरक्त होकर सुखी होने के उपाय पे बढ़ चले। तो उसमें तो कुछ मिलता, इस हिस्ट्री में मिलेगा क्या, बताइए ना आप मुझे। हिटलर ने ऐसा ऐसा किया, तो उसका क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता डेप्थ में जाए, ऑफ नो यूज। ज्योग्राफी का कितना यूज है भैया? हाई प्रेशर बनता होगा तो बनने दो उसका, मैं क्या करूं उसमें जाकर? समुद्रों में कब ज्वार आता है, कब भाटा आता है, क्या आता है, अरे समुद्र देखने को फुर्सत नहीं है। और आता होगा तो आता होगा, जाता हो तो जाता होगा, क्या कर लेंगे? देखो बारिश क्यों आती है हम बताते हैं, मानसून वहां से निकलता है, अरे निकलने दो, नहीं तो हमको कुछ करना है क्या उसको निकालने के लिए? तो आने के टाइम पे बारिश आएगी, वेदर फोरकास्ट खटाखट खटाखट चेक कर देंगे, खेल खत्म। ज्योग्राफी का आज कितना लेने देना है आपको? आज की स्कूल की पढ़ाई का कितना लेने देने? मैं पूछ रहा हूँ, मैथमेटिक्स भी आप पढ़ रहे हो, मल्टीप्लिकेशन एडिशन से ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है आपको? रोज का हिसाब किताब आपको मार्केट में आना चाहिए, इतनी सी बात है। टेबल्स इतने पढ़ा पढ़ा कर रटा रटा कर रख दिए, कैलकुलेटर्स निकल आए, छोड़ो ना वो झंझटे। हाँ या ना? सब ऑनलाइन पेमेंट्स हो गए हैं अभी। अब पैसा ही नहीं रखना है तुम्हारे जेब में, जब ऑनलाइन पेमेंट्स ही हो रहे तो उसी कंप्यूटर पर पूरा सब निकल आता है, कितने देने, कितना क्या करना है। अभी तुम उंगलियों को छोड़े एक तरफ कर दो। मैथमेटिक्स पढ़ के और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, बोहर्स थ्योरम क्या है, क्या क्या है, क्या कोई मतलब है बच्चों? एनीवे, कमिंग बैक, पहले तो आपको ये लिखना है जितनी भी स्कूल पढ़ाई हो रही है आज, वो धनार्जन के लिए हो रही है। इसलिए स्कूल पढ़ने में जितना कष्ट है वो सब धन कमाने के लिए है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बच्चों नवाब। किसको बना रहे नवाब? क्यों बना रहे हैं हमको नवाब? बड़े बड़े सपने दिखाए गए। तो एक स्ट्रीम होगी बच्चों, इसमें दो स्ट्रीम्स होगी। धनार्जन में आने वाली विपत्तियों में दो ब्रांचेस करेंगे आप। लेफ्ट वर्ड्स होगा शिक्षार्जन में, स्कूल पढ़ने में क्या क्या दिक्कत आई, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे आप? दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? हाँ, राइट, वो क्या? काम कर। राइट, आप पकड़ रहे हैं। अब दूसरी तरफ लिखना है आपको नौकरी करते हुए आती हुई विपत्तियां, क्योंकि धन कमाना सीधा नौकरी से थोड़ी होता है, नौकरी के लिए आपको पढ़ना भी पड़ रहा है। तो आपको स्कूली पढ़ाई में क्या क्या विपत्तियां फेस कर रहे बच्चों, जरा नेम सम क्या क्या विपत्तियां आती है बताइए जरा मुझे, पॉइंट वाइज मुझे बोल के दिखा। पॉइंट 1 बोलो। वो तो ठीक है, टीचर की मार। See, we will start from this way. लिख लीजिए, चले आपके पॉइंट्स। आपका कह रहे टीचर की मार है ना,
अब वो मार शब्दों की हो या लाठी डंडों की हो, लिख लो वहां पर। पहले तो ये टीचरों के अधीन रहना पड़ता है, अधीनता का दुख। एक गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं, गुरु अधीनता में रख रहे थे वो किसी अनुशासन के तहत, बट यहाँ पर जो स्कूल के टीचर्स है वो आपको पनिश क्यों कर रहे, होमवर्क क्यों नहीं किया कह रहे? हम कह रहे इसका कोई मतलब ही नहीं है। एक और इनका कहना है याद कर करके दिमाग खराब होता जा रहा है, दीप जी का कहना। तो वहां पर लिख सकते हैं आप आपके भाषा में, दिमाग खराब होना, जो भी लिखना है लिखो, अच्छे भाषा में लिखो, जरा अच्छा नहीं लगता ना ऐसा, तो थोड़ा ठीक करो इसको। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों एजुकेशन में और ड्रॉबैक? टीचर्स का प्रेशर अच्छी भाषा में। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो आप, उसमें धन का तो पहले व्यय होता है। अब साल का कितना पैसा लगाते हो? 50,000 लगता है वहां पर। अब मान के चलिए किसी हॉस्टल में होते बाहर, अभी यहाँ पर तो सब फ्री है, किसी हॉस्टल में होते कितना खर्चा आता आपको? डीपीएस में जहां तक मैं समझता हूँ 1-1.25 लाख रुपए तो आना चाहिए विद स्कूल आई एम टॉकिंग अबाउट, वैसे तो ज्यादा ही आएगा, स्कूल अकेले कहीं एक लेते हैं तो इसका 50-60 हजार कुछ लेते होंगे, भाई 2 लाख रुपए मान के चलो। ओके, साल भर का 2 लाख, ठीक है, ये 2 लाख साल का, ठीक है, थोड़ा एजुकेशन ब्रांडेड मैंने रखा है 2 लाख। आपको एजुकेशन कितना टाइम तक करेंगे आप? ग्रेजुएशन को कौन पूछता है? कौन पूछता है यार ग्रेजुएट को? तुम क्या बात कर रहे हो यहाँ पर? चलिए आप 10वीं तक 2 लाख रुपए पर ईयर हिसाब करिए। 20 लाख। फिर 11वीं-12वीं में कितना खर्चा आता होगा कि इतना ही ले ले, इतना ही ले लेता हूं मैं। आगे मान के चलो कौन सी फैकल्टी लेनी है, कौन सी फैकल्टी, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर होना है, क्या करना है बताइए? इंजीनियरिंग। कितने साल खपाएंगे? 4 साल। उसमें 2 लाख रुपए पर ईयर मान के चलो, उसमें भी कितना टाइम गया बच्चों, जल्दी बोलो जरा। 16 मतलब 16 मानना पड़ेगा ना, अभी तक 32 नहीं पड़ेंगे, राइट? अब इसके बाद क्या होगा? उसके बाद इंजीनियर होने के बाद कुछ पीजी करोगे कि नहीं? क्योंकि इंजीनियर कितने हैं, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। अब जानते हैं नौकरियों के 10 वैकेंसीज है और उसके लिए एप्लीकेंट्स कितने हैं? 10 टाइम्स एप्लीकेंट्स। एक पोजीशन के लिए 10 जन खड़े हैं, हाँ या ना बच्चों? इस कट थ्रोट कंपटीशन में हाउ विल यू सर्वाइव? एनीवे, तो आप ये सोचेंगे चलो ग्रेजुएशन इज नॉट इनफ, 2 साल और आगे पढ़ ले, तो आपने पीजी भी कर ली। और यदि आपने ये सोचा, इसका पॉइंट अलग बने कि नहीं मुझे यहाँ का नहीं, मैं विदेश पढ़ के आऊंगा तो थोड़ा सा मार्क बनेगा मेरा, मैंने वहां का एजुकेशन हासिल किया। गांधी नेहरू भी तो पढ़े, तो मैं भी पढ़ के आता हूँ, थोड़ा क्रेज बनेगा, तो इसके लिए विदेश जाना पड़ेगा आपको। तो ये एक प्रतिकूलता विदेश में जाने की, और वे धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं हमको। ठीक है, और क्या प्रतिकूलता है स्कूल में बच्चों? क्या प्रतिकूलता है बोलो, और क्या है? एक तो खान पान के साथ समझौता करना पड़ता है। मैं भक्षा भक्ष की तो बात उसमें शामिल कर ही रहा हूं, और कब कितना कैसे खाना भी, इस टाइम स्कूल है, अब बस छोड़ दो, अभी नहीं खा सकेंगे कुछ। चलो और बोलो। रैगिंग लिख लो, वो तो अधीनता में सब आ गए, टीचर का आ गए तो सब उनका भी आ गए। और बोलो, और क्या हो सकता है? एक तो स्कूल के पीछे, जैसे सब माता पिता कह रहे हैं, आजकल स्कूल्स के कारण इतनी चुस्त बच्चे इतने व्यस्त हो रहे हैं, वो रिलेशनशिप भी मेंटेन करना नहीं हो रहा है, हाँ या ना? कोई मेहमान आए तो माता पिता क्या कहते हैं तुरंत? पैर छूने की छोड़ो बेटा, तुम जाओ अंदर के कमरे में, तुम वहां पढ़ते बैठो, टाइम जाने वाला है। कोई आए, जाओ अंदर कमरे में जाओ,
हमारे टाइम में स्थिति ऐसी थी, कोई भी आता था बातें करते थे, उसमें हम शरीक हो जाते थे। उसकी बातें कुछ और होती थी। 20-25 जन बैठे हैं, बातें कर रहे अपने अपने टाइम की। अब वो सब गया। आपको रिलेशनशिप को वाइप करना पड़ा पूरा। तो रिलेशनशिप पर आपत्तियां आकर खड़ी हुई। इसके अलावा क्या हुआ? स्कूल्स के कारण जो दादा की दादी की वैयावृत्ति होनी थी, वो जो तुम्हें आर्ट सीखनी थी, वो सीख न पाए। वैयावृत्ति खत्म। दादा दादी के साथ तुम बैठ भी नहीं पाए, ना कहानियां सीख पाए, ना अनुभव सीख पाए। तुम केवल पुस्तकी छाप बन रहे हो। दीमक की भांति यू आर ट्राइंग टू बिकम बुकवर्म्स। उसमें यू आर नॉट ट्राइंग टू गैदर योर नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल पर्सन्स। उनके एक एक सलाह में, जैसा कहा जाता है ना, उनके कपाल के एक एक सल में अनुभव का पिटारा भरा होता है। जितने धूप छाव झले उतना अनुभव। और यह अनुभव पुस्तकों को पढ़ने से भी नहीं होता बच्चों, नहीं होता। हमने कहा देखो, ये तुम ऐसा करोगे तो ये ऐसा होगा। तुम कैसे कह रहे हो? तुम देखो ऐसा ही होगा। ये तीर यहां छोड़ा है, देखो वहीं पर जाकर धड़केगा, नहीं धड़का तो मुझे बताना। सो आप तो कैसे पहचान लेते ऐसा ही होगा? ये पुस्तकें नहीं बता सकती तुम्हें कब कौन सा क्या कदम उठाना है। समझ रहे बच्चों? जो जितनी गाड़ी चलाएगा उसको उतना एक्सपीरियंस होगा गाड़ी चलाने। गाड़ी के बारे में पूरे पुर्जे जानते रहो सालों वालों, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। गाड़ी चलाने वालों को देखते रहो सालों, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप वहां से भी हाथ धो बैठे। वही वृत्ति नहीं, कुछ नहीं, वो सब आर्ट आपको नहीं। आजकल के बच्चों को फिर रसोई वगैरह कुछ बनाने नहीं आती। उनके माता पिता कहते बेटे 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 तुम क्या पुस्तकों में गर्दन 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 पुस्तकों में, यानी 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 जा 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 कपड़े, अरे कपड़े रहने दो, कपड़े रहने दो। तुम्हें ना कपड़े धोने आते हैं और तुम ये कह रहे हो बाई लगा देंगे कपड़े धोने के लिए, बर्तन के लिए, रोटी के लिए। रोटी कितने में आती है? 2 रुपए में रोटी। अभी महंगी हुई होगी तो 10 रुपए में हुई होगी। ऐसे क्या होता है? सब बिकता है, दुनिया बिकती है। तू तो पढ़ तो पढ़। 2 1 4 2 3 चलो दमा। लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, यू विल फाइंड योर लाइफ ऑलवेज डिपेंडेंस में एक प्रकार का दुख बना रहता है। अभी लॉकडाउन में अच्छा ने रसोई बनाना चालू की, कभी भी कैसी भी स्थिति आती है, व्हाट सॉल्यूशन डू यू हैव विथ यू? एनीवे, स्कूल में और क्या क्या दिक्कत है जरा बताना बच्चों। हाँ, घर वालों को भी प्रेशर होता है, हाँ, पढ़ाई करो। प्रेशर अधीनता में सब आ गया। नाउ लेट्स स्विच ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। कौन सा? नौकरी पर आ जाते हैं। नौकरी करने के लिए क्या क्या आफतें और पापड़ बेलने पड़ते हैं बच्चों। एक तो इतना एजुकेशन हुआ और ये साहब बोल रहा है इतना देना पड़ेगा तो काम होगा। अभी तक इतना बेटा के यहां पर खड़े हैं, अभी ये कह रहे नौकरी तो 10 जनों को चाहिए लाला। जैसे एजुकेशन में स्थिति थी वैसे तो नौकरियों में जो जितना देगा उतना काम होगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रिश्वत, लुचपत से काम चालू होता है। रिश्वत से ब्राइब देनी पड़ती है तो वहां पर धन होगा। अब मान के चले थोड़ी क्वालिटी वाला हो तो उसमें क्या होगा मैं बात कर लूंगा। हाँ बोलो। इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। हाँ, नौकरी करते समय जो फिरता है उसमें एक बार खाना पीना। नेक्स्ट, उसमें खान पान के साथ कितना समझौता करना पड़ता है। और
और टाइम के साथ यदि आपको 8 ही घंटे काम करना है कोई सुविधा ऐसी? आपका कोई भाई बंद कोई इंजीनियरिंग में कोई सर्विस कर रहा हो, जरा हाथ ऊपर करना बच्चा। कौन है भैया? बुआ का बेटा। बुआ का बेटा है। कहाँ है वो? पुणे में ही है। कहाँ जॉब करता है? महिंद्रा में ही है। तो महिंद्रा खरीद ली कि क्या है आप लोगों ने, क्या बात है? नहीं तो क्या पढ़ा है वो? इंजीनियर हुआ है। तो मुझे बताओ कितने बजे जाता है सुबह? 8-9 बजे जाता है। लौटता कितने बजे है? 6 बजे तक लौट जाता है। श्योर? हफ्ते में कितनी बार जाता है? छुट्टी कितने दिन रहती है? 2 दिन। कभी मीटिंग्स वगैरह होती है तो वो भी घर से भी अटेंड करना पड़ता होगा कभी रात में? नहीं नहीं, ठीक है। लगभग कितने 8-9 बजे घर छोड़कर कितने बजे आता है? 6 बजे आता है। 8 से 6 कितनी ड्यूटी हुई? 10 घंटे ड्यूटी हुई। घर पर आने के बाद क्या स्थिति होती है उसकी? एग्जॉस्टेड पूरा होता होगा। अपने पास कितना टाइम रखेगा वो? और जिन्हें सीए वगैरह बनना है 12-12 घंटे निरंतर करना पड़ता है। कितना? 12-12 घंटे। जितने कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में आप बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आपको कमाना है, 12-12 घंटे आपको कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा। क्या टाइम की प्रॉब्लम? मतलब कहा तो हमें पैसा कमाना था लाइफ के लिए, और कहा तो लाइफ चली जाती है पैसे के लिए। कहा तो हम ये कह रहे थे मनी इज अ गुड सर्वेंट, और कहा तो अध्याय सीखने मिलते हैं मनी इज अ बैड मास्टर। आगे अच्छा, अब ये कहकर काम नहीं चलेगा मैं 8 घंटा करूंगा, ये नहीं चलेगा। हमें हाई शिफ्ट इतने देर की, तुम आउट, तुम बाहर बैठो, कंपटीशन खूब है। और क्या दिक्कतें आती है बच्चों नौकरियों में? राइट, उनकी जी उजूरी करते थे। जी उजूरी मतलब सभी जन टेबल पर बैठे और सबने चाय पी, और तुमने यदि चाय नहीं पी मतलब तुम बॉस से भी 1.5 अकल वाले हो। तुम बॉस से तो ऊपर दिख ही नहीं सकते किसी को। तुम चुपचाप जो हम कह रहे करते रहो। पार्टीज में जाना पड़ेगा, नहीं पीना हो तो मत पियो, बट सब पी रहे तुम उस टेबल पर बने रहो। जी उजूरी करनी पड़ती है। फिर उसमें कभी कभी बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे नैतिकता पर भी खड़े होने लगते हैं। नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे ऐसा लगता है। शील मर्यादा एक तरफ रह जाती है। बोलिए। अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं ले पाते। ठीक है, वो तो तुम आगे की, ठीक है वो तो। और बोलो। रिलेशनशिप खत्म। अब तो एक पॉइंट डाल दीजिए, फिर यहां पर भी वही पॉइंट आएंगे। इसमें भी विदेश की प्रॉब्लम्स है। राइट, ये सब हो गए नौकरी में आने वाली झंझटें। बहुत जन विदेशों में भी चले जाते तो चले ही जाते वे। बोलो। हाँ, प्रमोशन होता है, ट्रांसफर होता है, हाँ ऐसा भी होता रहता है। कोई बात नहीं। कंपनी के नॉर्म्स है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। 2 साल के लिए बाहर जाकर ट्रेनिंग करके आनी ही पड़ेगी, तो आपको जाना है मतलब जाना ही है। ये सब नौकरी में आने वाली सब झंझट है। यदि धंधा करते हो तब तो फिर भगवान ही मालिक है। वहां पर भी अधीनता, अपने अपने कैटेगरी की कस्टमर की अधीनता, अपने ऊपर के जो डीलर्स हैं उनकी अधीनता, आदि ये सब हो जाता है। आत्मानुशासन में बहुत सुंदर बात लिखी है बच्चों। ओह, इस समय में मैं छंद भूल रहा हूं उसको। उसमें लिखा है सतामपि न संपदा वाला वो छंद है। न ही
स्वच्छांबु पूर्ण, ऐसा कुछ छंद है। एनीवे, वो छंद ये कहता है कि न्याय नीति से पैसा कमाने वाले के पास कभी भी इतना नहीं हो सकता कि वो बहुत कुछ एक हाथ दो पीढ़ी की कोई व्यवस्था कर पाए, ऐसा कभी नहीं होता। उसका हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस ही चल सकता है। अनीति किए बिना, अन्याय किए बिना वो अधिक कमा ही नहीं सकता। उदाहरण क्या दिया है उसमें? उदाहरण दिया है समुद्र के पानी खारे ही होते हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, उन्हीं में शुद्धता के अवसर हो सकते हैं। पानी बढ़ा, उसमें शुद्धता आई। तो ये न्याय नीति की ये बात भी हमने ले ली। तो नौकरियों में भी इतनी झंझटें होती है, और एक महीना भी आपको घर पर पिताजी बीमार है, समाधिस्थ है, क्या ऑप्शन है आपके पास? आप घर पर सेवा कर सकते हो, आप बोल सकते हो आपके कंपनी में कि मुझे पिताजी की सेवा करने के लिए लीव चाहिए, वो लीव मिलेगी आपको? पूछ रहा हूं मैं, लीव मिलेगी क्या? लीव केवल एक कंडीशन में मिलती है आपको, एक हाथ 2-3 महीना प्रेगनेंसी की स्टेट में मिलती है महिलाओं को। पुरुष को मिल सकती है क्या? बच्चा हुआ है मेरी पत्नी को, मतलब मुझे थोड़ा देखभाल करने में समस्या आ रही, तो मुझे 1 महीने की लीव दे दो, ऐसा मिलती है क्या? कोई कंपनी देती है क्या? और बार बार ऐसा करने लग जाए तो निकल जा भैया यहाँ से। शादी के लिए भी मुश्किल से 2-3 दिन की लीव मिलती है, हाँ या ना? लाइफ तो आपकी चली गई, लाइफ छोड़िए, आपकी जो जिम्मेदारियां वो आप कर पाएंगे क्या? कितनी झंझटें है। मतलब बाप को उठाकर आईसीयू में डाल देने, इतना ही हम करें क्या? केवल चेक फाड़ फाड़ के दे दे, 2-5 आदमी वहां पर लगा ले, इतना ही करें क्या? हम हाथ से छुए नहीं क्या उनको? अपने अपने हाथ से वो वैयावृत्ति नहीं कर सकते क्या? कुछ भी सब नर्स कंपाउंडर के ही हाथ में होगा क्या? सब दुनिया बिकती है, सब पैसों के बल पर चलता है। ये सब रिलेशनशिप में आ जाता है, ये सब समस्याएं पैसे कमाने में होती है। बहुत संकट है। मुझे ये कहते थे, तो मैं जानता हूं बच्चों, पवन जी भाई साहब इस बात को काफी कहते थे, वो खूब पॉलिटिकल होल्ड था उनको, उसमें उनका अच्छी पहुंच थी। वे कहते थे, सामान्य बात कर रहा हूँ मैं, एकदम सूक्ष्मता से 100% बात नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। वे ये कहते थे, कोई पुलिस ऐसा नहीं जो घूस नहीं लेता हो। कहते थे, कोई एक उदाहरण देते थे, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ किसी शहर का। वे कहते थे, जैसे यहाँ पर बोल, हफ्ते हर 1 तारीख को जाते ही है, शराब खानों से, जुए खाने से, सब जगह से वो हफ्ते आते ही है, मांगने नहीं पड़ते उनको। और रिवाज ये है, पुलिस बनने का खाज कितने जनों को है बच्चों? पुलिस बनना है किसी को? अधिकारी तुम्हें? पिटेगा बेटा, पिटेगा। सुनो सुनो, तो एक ईमानदार पुलिस था उसमें, वे कहते थे इस बात को, कहते कि ईमानदार पुलिस है, उसने बोल दिया है कि मैं घूस नहीं देता। कहते उसको उस पर इतने खुश रहते, सब इतने खुश रहते हैं, आज तो उसने घूस ही नहीं दी कहते हैं। और उसका ना कोई, मतलब कोई ट्रांसफर भी नहीं करा था उसका, इसलिए वो थोड़ा एक प्रकार से सुखी रहता है। नहीं तो आम जनों का ट्रांसफर होता रहता है, यहाँ से वहां, वहां से वहां। क्यों? कारण ये है, बोले पैकेट ऊपर से जितने पुलिस है उतने की ही घूस आती है, आना पक्का है। सिग्नेचर तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी कि हमें हमारे नाम की घूस मिल गई है, तुम भले लो मत उसको। तो दैट पैकेट विल बी डिवाइडेड इनटू रिमेनिंग पुलिस अधिकारी। तुम्हें खुश रहते हैं, ये नहीं लेते तो हमें मिलेगा ही, इसकी कोई ट्रांसफर हो, पागल है कोई ट्रांसफर करने को।
अपने मंगलार्थी एक अधिकारी हुए एक सागर में, वो चाहे तो रोज 2-3 लाख रुपए वैसे उनको मिल सकते हैं रिश्वत में। उसके काम है कागज बनाते हैं। मैं अभी खड़ेरी गया था, विपिन नाम है उनका, विपिन। तो इतना ईमानदार है, इतना ईमानदार है, सालों हो गए उसका ट्रांसफर होने नहीं देते कोई। ऊपर के अधिकारी उनको बताते तक नहीं है तुम्हें ट्रांसफर का लेटर आया है, क्योंकि कहते ये तो बना रहे यहाँ पर 1 रुपया खाता नहीं है ये। सब अपने को मिलता है ना, आप समझ रहे। आप कहो ना कहो, जहां पर जैसे डिपार्टमेंट से, ये भी एक झंझट है। और पकड़े जाओगे रैकेट में तो तुम भी पकड़े जाओगे। सिग्नेचर तुम्हारी ये सिग्नेचर बोलेगी वहां पर, तुम ये कहकर काम नहीं चलेगा मैं पैसे नहीं लेते था। अच्छा पैसे नहीं लोगे और सिग्नेचर भी नहीं करोगे ना, यू विल बी किक्ड आउट। क्योंकि फिर हम चोरी कैसे कर सकेंगे? मतलब तुम हमारा काला सच बोल दोगे कहीं भी, इतने दूध के दूल्हे बने रहोगे क्या? डाल दो इसको, गढ़चिरौली भेज दो, नक्सलवादियों के एरिया में भेज दो इसको, कर अपनी वहां पर शूटिंग वहां पर करते रहो। जाना है तुम्हें नक्सलवादियों के बीच में पुलिस, अरे टोटे हो गए तुम्हारे तो यही पर, तुम तो बोल रहे थे पुलिस होना। एनीवे ये सब झंझट है। किसका अर्थ कर रहा हूं मैं? छंद का अर्थ बोल, छंद का शब्द बोलो जरा बच्चों। दुरर्जेन। किसका अर्थ कर रहा हूं मैं? दुरर्जेन। अर्जन करना, धन का अर्जन करना कितना कष्टप्रद है। टोडरमल जी कहते विदेश में चला जाता है, बीवी बच्चों का मुखड़ा तक नहीं देख पाता है, 1-2 साल, कहता है पैसे कमाने चला गया। नाम फिल्म देखी है? नहीं, फिल्म तो नहीं देखी आप लोगों ने, ये अच्छी चीज है, लेकिन वो गाना तो देख लेना चाहिए यार एक बार। चिट्ठी आई है वाला, पंकज उदास का नाम किसने सुना है? पंकज उदास वॉज अ सिंगर। उसका गाने चिट्ठी आई है, जानते हैं आप लोग? कितने जन ने सुना है वो गाना? चिट्ठी आई है, सुना है आपने? एक बार वो गाना सुन लेना चाहिए बच्चा। और उस गाने का ये थीम बोल रहा है, एक विदेश में चला गया पैसा कमाने के लिए। एक फिल्म है जिसमें 2 हीरोज दिखाए हैं, तो संजय दत्त एज यूजुअल विदेश में चला जाता है पैसा कमाने के लिए। इतना पैसा कमाता है, इतना पैसा कमाता है, वो पूरे फिल्म की थीम बता रहा हूं मैं। फिर यहाँ पर उसका भाई है हीरो एक, तो अभी एक हीरो के नाम बताने की तो जरूरत मैं समझता नहीं हूँ, अब मेरी कोई ओरल और इंटरव्यू चल भी नहीं रही है यहाँ पर तो वो ये कहता है, वो जाते समय उसका बाप और बड़ा वो छोटा भाई ये कहता है भैया तुम कब आओगे कब आओगे? बस बोले जल्दी आऊंगा, अभी मुझे समस्या है, कैसे अपने वहां पर ज्यादा पगार मिलते जाता हूँ मैं। तो संजय दत्त चला जाता है कमाने के लिए, इतना कमाता है वहां पर, फिर वो भूल जाता है सब कुछ गड़बड़। तो उसमें ये चिट्ठी आई है, फिर जब भी चिट्ठी पहले आती थी तो चिट्ठी में पहले तेरा चेहरा दिखता था, ऐसे उसमें बोला है। अभी तो चेहरा भी दिखना बंद हो गया, अभी तो चिट्ठियां भी बंद हो गई तुम्हारे, हम तो पुरानी ही चिट्ठियां पढ़ते हैं। उसमें बहुत सुंदर एक लाइन है, इसकी कोई जरूरत नहीं है खाने को तो घर पर भी है रोटी। तू जहाँ गया है इतना पैसा कमाने के लिए, लेकिन यहाँ रोटियों की यहाँ पर कौन से ला ले? तो तू आ जा बेटा, तू आ जा। बहन की शादी आ रही, जरूर आना, जरूर आऊंगा। जो तुम्हें 1 साल पहले बता रहे, बहन की शादी होकर चली गई, वो आ नहीं पाया। ऐसे पूरा सीन दिखाया उसमें। फिर एक बार की बात, वो विदेश में जाता है, वहाँ पर एक ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम है जहाँ पर पंकज उदास बुलाया जाता है। पंकज उदास वहाँ पर वो गाना बोलता है, चिट्ठी आती है, तो उसको देखते देखते वो रोने लगता है। कौन? उसको याद आती है अपने घर की, कि मैं कैसे बचपन मेरा गया है, कैसे मेरे माता पिता ने मेरी मेहनत की है, कैसा कर्जा ले लेकर मुझे स्कूल पढ़ाया है, कैसे मैं अस्पताल हॉस्पिटलाइज हुआ था तब कितनी मेरी मेहनत सेवा की है, कैसे कैसे दिन गए और मेरे माता पिता ने कैसे फटे हाल में दिन निकाले और कैसे खड़े हुए हैं, और मैं तो मुझे फुर्सत भी नहीं है उनको देखने को, वे कैसे क्या है, मैं इतना पैसा में रंगा रहा। तो वो प्लान बना लेते कि अब मुझे घर पर जाना।
जब घर पर जाने की बात आती है, वो फिल्म फिर से मैं यहाँ वहाँ भी 2 फिल्मों का भी मैं ये कर रहा होऊंगा, क्योंकि एक आध 2 फिल्म में और ही ऐसे ही दिखाया है संजय दत्त को। तो जब भी आता रहता है यहाँ पर, तो वो किसी चीज़ में पाया जाता है, तो वहाँ पर ही उसे शूट करके ख़त्म किया जाता है। आखिर वो यहाँ पर भारत में आ नहीं पाता। और फिर हमारे वर्तमान युग भी जैसे पैसा कमाने के लिए चारू दत्त गए विदेश में, तो इतना कमाया उन्होंने, 5-10 साल रहकर हीरे रत्नों के व्यापार बनकर आते आते जहाज फूट गए उनके, सब संपत्ति डूब गई। अब वो कौन था? सत्यवादी सत्यघोष की कथा जानते ना बच्चों? वो रत्न देकर विदेश में ही तो गया था। अब वो लौट कर आने में टाइम हुआ, तो उसको लगा कि अब ये रत्न लेने के लिए कोई आएगा नहीं, तो आया, तो इसने रत्न लौटाने से मना किया। इतना लेट उसे हुआ था आने के लिए, ये भी पता नहीं चलता था। आजकल जैसे फोन वोन तो थे नहीं, ये भी पता नहीं चलता था हमारा गया हुआ आदमी जिंदा भी है कि चला गया। पैसे कमाने में कितनी झंझटें। एक अभी पैसा पूरा कमा भी लिया, अभी सुरक्षा में झंझटें गिनाओ, जल्दी गिनाओ बच्चों, टाइम कम है, झंझटें ज्यादा है। बोलो जल्दी। हाँ, पैसा खूब कमाया, अब न दिखाओ तो आफत। अभी पैसा हो गया तो ऐसा लगता है ये गाड़ी ले लो, और गाड़ी ले लो तो दिखने वाले को लगता है हाँ इनके पास पैसा है। चोरों से, डाकुओं से सुरक्षा करने में भारी झंझट होती है। और बोलो, चोर डाकू ठीक है, और पैसा है तो मतलब गंदी चीज, मतलब शराब, व्यसन हो सकते हैं, व्यसन तो हो ही सकते हैं। और बोलो, और चोर डाकू नहीं सही, गुंडे पीछे लग सकते हैं, किडनैप कर सकते हैं आपके बच्चे, एक्सटॉर्शन वगैरह कर सकते हैं, खंडनी म्हणतात ना, कोई हालत ठीक थोड़ी। अभी गणपति वगैरह चलते हैं तो दगड़ूशेठ हलवाई है ना वहां पर, जानते हैं ना बच्चों? उस चौराहे में लगभग जहां तक मैंने सुना है, मेरे पास कोई पुख्ता खबर नहीं है बच्चों, वहां पर जो जैनियों के मार्केट है उनको इतना परेशान किया जाता है, वे तो 1-2 महीना अपनी दुकानों को बंद रखते हैं। बात पैसे ही देने की नहीं है, थोड़ा यहाँ वहाँ हुआ तो इतनी ठुकाई करते हैं मार्केट में ही ऐसे लोगों की, फिर पूरी इज्जत भी चली जाती उन पैसों के पीछे। धन वालों को यह समस्या है, उसकी सुरक्षा करे कैसे है उसकी? अच्छा, सुरक्षा के लिए कहीं बैंक में भी रखे तो उसको भी पैसा देना पड़ता है, लॉकर बैंक्स होते हैं, उसको भी पैसा देते फिरो। और बोलो बच्चों, और पूरा सही बताओ, इतना लॉकर में इतना सोना रखा है तो इनकम टैक्स वाले घर पर सच कौन बोलने को बैठा है? पागल बैठा है कोई? और बोलो, आग लग जाए, गया। और यदि आग लगे फिर भी पैसा मिले लगता है तो इंश्योरेंस कराओ, उसके भी पैसे दे दो। ओह, कितना पैसा देगा। और बताइए, और रक्षा में क्या दिक्कत है बच्चों, जल्दी बोलो। धन के रक्षा में धन ज्यादा होने लग जाए तो रिलेशनशिप भी खटास में पड़ जाते। कैसे? कोई मांगने आया हमें, भैया 10,000 की जरूरत है, दे दो ना। नहीं दो तो चलेगा क्या? आदमी जो 10 लाख की गाड़ी में घूम रहे कह रहे 10,000 नहीं, किसी को जमेगा? अच्छा, पैसा दे दो उधार तो क्या होगा? चाणक्य की नीति याद रखनी चाहिए। अर्थ संबंध सहवासश्च न कलह संभवति। अर्थ का संबंध जिससे हो जाए और सहवास हो जाए, उससे कलह नहीं हुआ ऐसा हो नहीं सकता कभी। कंपनी ज्यादा किसी के कांटेक्ट में रहो, वो झगड़े का कारण। इसलिए मैं रोज कहता हूं इंटीमेट फ्रेंडशिप किसी से नहीं रखना, इसके बिना नहीं होता, ये नहीं चलना चाहिए। एक दूसरा, अर्थ संबंध। एक बार पैसे का व्यवहार किसी से किया, आपकी नातेदारी निपटी समझ लो।
नातेदारियों में तो कभी भी पैसे का लेन देन नहीं करना कहते हैं। पैसा तो चला ही जाता है, आपका रिश्तेदार भी चला जाता है, और इतने अच्छे संबंध थे वो भी टूट जाते हैं। इसलिए कभी भी उधार से पैसा नहीं देना चाहिए। ब्याज, अच्छा अभी ब्याज की बात मैं अभी उठाऊंगा। अच्छा, पैसे की सुरक्षा हो इसलिए कभी कभी ब्याज से पैसा देना लगता है, और ब्याज से देने पर फिर में तकादे करते रहो। अरे क्या मेरा माथा दिमाग घूम गया था जो मैंने इसको पैसा दिया। और क्या समस्या आती है बच्चों, बोलो, धन की सुरक्षा में। फिर उनकी जेबूजेबी करो। किनकी? जिनको पैसा दिया उनको फिर से इतने की। हमने 2 टॉपिक्स कवर किया, कौन कौन से? दुर्जेन, सुरक्षा। सुरक्षा में दिक्कत, कमाने में दिक्कत है, और रक्षा में भी दिक्कत है। और एक झटके में आप किसी को ओटीपी दे दोगे तो माल गया भाई सब गया। वो बीच में कहते थे ना, घर पर रखो तो नरेंद्र मोदी पकड़ लेगा, और बैंक में रखो तो नीरव मोदी ले जाएगा। लोग में कहते थे ना, नहीं सुनते, नहीं जानते आप। नीरव मोदी ने फ्रॉड किया था। नीरव मोदी नाम सुना है आप लोगों ने? पीएनबी का एक फ्रॉड किया था उसने। मैं भी ज्यादा नहीं समझता इस बात को। उसने हजारों करोड़ उठा लिए थे। अब वो स्कैम कुछ कर लिया था उसने। उठा लिए थे मतलब कोई बैंक नहीं दिए थे कर्जा वर्जा और भाग गया किंगफिशर जैसा। ऐसा नहीं, उसने कुछ फ्रॉड करके, वो आजकल कुछ होता होगा, मैं भी नहीं समझता ज्यादा, तो पैसे बैंक से निकलवा दिए डायरेक्ट, और उनको बाद में पता चला ऐसा हुआ, फिर वो भाग गया। जो भी है अभी भी बाहर ही हुआ। तो बैंक में रखो तो सरकार कह सकते हैं, दिवाला फूंक सकते, भैया बैंक का पैसा चला गया, चोरी हो गई, कुछ नहीं कर सकते। और घर पर रखो तो कहते घर पर रखना नहीं है, आप घर पर रखे तो गए। अर्जन करना कितना कठिन है पैसा। दूसरा, रक्षण करना भी कितना कठिन है इस पैसे का। और कुछ भी करो, नाश तो इसका अटल है। नाश अटल है मतलब बच्चों, या तो तुम मर जाओगे या तो पैसा चला जाएगा, और दोनों केस में पैसे का और तुम्हारा तो वियोग हो ही जाएगा, मतलब ही नाश हो जाएगा, और कुछ नहीं। इतना सब करके पैसा साथ आता तब भी मान लेते। इसलिए कोई मजाक में भी कहते हैं, अच्छा है भैया पैसा साथ में नहीं आता, यदि पैसा साथ में आता तो आदमी आज केवल 12, 13, 14 घंटा ही कमा रहा है, फिर तो 24 घंटा कमाता। अच्छा है भैया साथ में नहीं आता। क्या हालतें होती। वो था ना, एक आदमी को बोल दिया, जितनी जमीन भागोगे उतनी जमीन तुम्हें मिलेगी, दौड़ता रहा, वापस ही नहीं आया। लेकिन उसको ये कहा गया था, शाम तक तुम्हें लौट के आना यार। जितनी जमीन तुम नाप पाओगे दौड़ते उतनी तुम्हारी दौड़ते पगला गया वो सब, मुझे मिलने वाली है। ओ इसीलिए कहा जाता है, खूब कमाया पैसा, खूब कमाए मोती, लेकिन क्या करे मेरे भाई, कफन में जेबें नहीं होती। सोचो, कमाया हुआ धन साथ ले जा पाओगे नहीं, और जितना है उतना भोग पाओगे नहीं। एक बार श्लोक पढ़ेंगे, बस करेंगे। दूरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यः जनः कोऽपि जडवानिव सर्पिषा। इक्वेशन ओके। इक्वेशन सोचा कुछ, बोलो। धनार्जन इज इक्वल टू जीवन खराब करना, बोलो। देखो आप ऐसा करेंगे, विपत्ति लिखेंगे पहले। विपत्ति, झंझट,
झमेले, फिर एरो करके संपत्ति, मतलब झंझटों से संपत्ति खड़ी होती है, दुर्जेना, राइट। ये अभी फिर ये लिखोगे, मैं वही सोच रहा हूं कैसे होगा इसका। नीचे जो एरो लिखा है ना, बोलो, कुछ बोलना चाह रहे। ऐसे कैसे धन, फिर उससे पहले एक बढ़ता एरो, फिर कमाया, फिर चारों तरफ से मतलब घात होगा, फिर वापस नीचे। आप करके दिखाओ मुझे, रेडी है आपके पास? मैंने वैसे ये सोचा था, आप आपका करो फिर दिखाओ मुझे, जो बेस्ट होगा उसे मैं यहाँ पर रखूंगा। मैंने ये सोचा था, धन आता है संकटों से, रक्षा भी होती है संकटों से, तो मैंने ये लिखा था विपत्ति फिर धन, लेकिन धन वही नहीं समझ रहा हूं मैं। धन के बाद तो एरो करके फिर नाश, इतनी बात पक्की है, समझ रहे हैं ना? बट मुझे ये भी दिखाना है इसमें कि इसकी सुरक्षा में भी झंझट है। तो क्या हो सकता है, बोलिए। मतलब पैसा कमाया और मरने के बाद सब धन चला गया। आपके पास कुछ है आइडिया रक्षा के लिए दिखाने के लिए? तो एक एरो दिखा सकते हो, और तो कुछ नहीं। अर्जन एरो ऊपर से, नीचे से एरो रक्षा, धन और झंझट दोनों के, विपत्ति दोनों के पहले लिखना आपको। मतलब विपत्ति पूर्वक ही रक्षण होता है और विपत्ति पूर्वक ही अर्जन होता है, तब जाकर धन मिलता है। धन के बाद एरो करके लिखेंगे नाश, और अंत तो गत्वा नाश तो इसका होता है, ऐसे लिखना। नाम में ऐसे जी संपत्ती ती संपत्ती, जी संपत्ती ती संपत्ती। मराठी की बात कह रहे, जी संपत्ति ती जी संपत्ती ती संपत्ति, बरोबर। जो खत्म होती है, मराठी में कहते हैं ना संपना, खत्म होना, जो खत्म होता है उसे संपत्ति कहते हैं। यहाँ पर ये दुर्जेन अपन दुर्जेन असुरक्षण ऐसा है। हाँ, ऐसा ही तो है, दुर्जेन असुरक्षेण, मतलब ना जिसकी सुरक्षा की जा सकती है, अथवा सुरक्षा करना जिसका बहुत दुर्लभ है, उसका भी दुष्कर है। मतलब अर्जन करना कठिन है, उसकी सुरक्षा कर सकते नहीं है, दुर्जेन असुरक्षेण, ऐसा है समझ उसकी। और नश्वरेण, और नाशवान तो है ही वो। इन सब फीचर्स क्वालिटीज वाले संपत्ति किसे चाहिए? और चलिए बस करते हैं, कल